नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश इस समय समस्याओं से दो चार है। एक दो नहीं, दर्जनों समस्याएं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कठिनाई कठिनाई और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हम कहाँ खड़े हैं, भारत कहाँ खड़ा है, वो देश देख रहा है। और दुनिया के सामने हमारी क्या स्थिति है, सब कुछ सबको पता है। अभी जो संकट है, आज जो आमजन तमाम, जो चाहे महंगाई की मार हो, इसके अलावा जो बाकी और जो कठिनाई है, उन सब से ध्यान कैसे बांटा जाए। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है या पूरा कुनबा है, इसी में लगी हुई है। हिंदू और मुसलमान से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। वो सारा का सारा यदि कहीं फोकस करना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान कैसे बांटो काटो और अपनी राजनीति को एक नई दिशा दशा दे दो, लगातार चल रहा है। और अभी जैसा है कि सीबीएसई के बच्चे किस मुसीबत में, उसके पहले आपने नीट के एग्जाम को लेकर देखा, वो 1.25 करोड़ के आसपास बच्चे, उसके अलावा वो जो इसके साथ में कोई कोई उनको छोर नहीं ठोर नहीं। और अभी इन बच्चों तक को पाकिस्तानी कहीं ठहराने पर आमादा हो गया है, जो गोदी मोदी मीडिया है। वो बड़ी विडंबना है, बहुत विचित्र स्थिति है। तो तमाम जो हालात हैं, क्योंकि एक फिर शगुफा हुआ है, जो अमित शाह साहब है, उन्होंने ये जो असामान्य जो देश की आबादी में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन करने का ऐलान कर दिया है। तो ये सारा, चाहे वो सूबे हो, आप देख ही रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या असम के मुख्यमंत्री हो या बंगाल में जो भी नवनियुक्त मुख्यमंत्री, नए निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो सब तरफ सिर्फ यही है। इन सब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां, इन्हीं सब पर आज जो हम बातचीत करते हैं अभय दुबे साहब से, प्रोफेसर अभय दुबे साहब से चलेंगे। उनको जोड़ता हूं सबसे पहले प्रोफेसर अभय दुबे साहब को, करते हैं इसी मसले पर बात। जुड़ गए अभय सर, बहुत बहुत स्वागत। अभी तक देश में, जैसा मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में, कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिससे पूरा का पूरा देश दो चार है। आप ऊर्जा का संकट सामने है, ऊर्जा के संकट के साथ साथ दाम रोज बढ़ रहे हैं, महंगाई मार रही है। उधर आप देखिए नीट के एग्जाम को लेकर जो सारा कुछ प्रपंच हुआ, उसका कोई नहीं मिल पाया। फिर अभी जो सीबीएसई के नतीजे है, उसमें बच्चे बहुत परेशान हैं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो उलझी हुई है। कैसे इस देश में हिंदू मुसलमान करा लिया जाए, कैसे सारा का सारा ध्यान डाइवर्ट किया जाए। अब ये निकल कर आया है कि जो अमित शाह साहब का, अभी मैं देख रहा था, एक्स आया है, वो कह रहे हैं कि देश की आबादी में जो असामान्य बदलाव हो रहा है, इसका अध्ययन कराएंगे। उसके लिए एक बाकायदा कमेटी गठन की घोषणा उनकी ओर से हुई है। और उसमें पीपी नावलेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और हमारे मध्य प्रदेश के वो लोकायुक्त रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी। कैसे देखें, कैसे लिए, क्या सरकार किस दिशा में ले जा रही है देश को? सर देखिए, सरकार तो पहले से ही उस दिशा में देश को ले जा चुकी है, अब ले नहीं जा रही है। सरकार का शुरू से ही ये रहा है कि वो देश की ज्यादातर समस्याओं का ठीकरा या तो ऐसे कारणों के ऊपर फोड़ना चाहता है जिसके बारे में जनता को लगेगा उसके हाथ में नहीं है, जैसे कि कोविड, जैसे कि खाड़ी युद्ध। देश की समस्याओं का ठीकरा वो अल्पसंख्यकों के ऊपर फोड़ना चाहता है, अल्पसंख्यकों में भी, खासतौर से मुसलमानों में। क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि मुसलमानों के ऊपर फोकस करने से, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने से, मुसलमानों के खिलाफ झूठी बातें फैलाने से, मुसलमानों को कमतर साबित करने से और मुसलमानों से उनके अधिकार छीनने से हिंदुओं का एक हिस्सा उनके साथ आ जाता है, ऐसा उनका मानना है। उनका ये भी मानना है कि मुसलमानों को जब तक पूरी तरीके से डिफ्रेंचाइज नहीं किया जाएगा, जब तक उनके नागरिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे, तब तक देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं हो सकती। और मुसलमान वोट की जो एफिकेसी है, यानी मुसलमान वोट की जो प्रभावकारिता है, उस प्रभावकारिता को जीरो जब तक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये इन लोगों का मानना है। इसलिए लगातार ये इसमें लगे रहते हैं। अब देखिए, आपने अभी गृह मंत्री का जिक्र किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो ये पता लगाएगी कि असाधारण रूप से किन किन इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित शोध संस्थान उस वक्त से कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी कहीं प्रधानमंत्री पद की दौड़ के लिए सीन नजारे में थे ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इनकी संस्था द्वारा चलाया जाने वाला एक जो शोध संस्थान है, वो देश में आबादी के स्तर पर मुसलमानों की संख्या कहाँ बढ़ रही है, इसकी रिसर्च करने में लगा हुआ है। पहले से ही उसने किताबें छाप रखी हैं और काफी कुछ जो है उसका डिस्कोर्स जो है वो हिंदुत्ववादी हलकों में लगातार बढ़ रहा है। आबादी बढ़ने से पैदा होने वाली, मुसलमानों की आबादी से पैदा होने वाली दुश्चिंताएं
जिसके साथ जुड़ी हुई है कि हिंदू एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तर्क ये है हिंदू एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये मामला जो है वो 19वीं सदी से ये लोग जारी किए हुए हैं, और 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ऐसे कई तथाकथित हिंदू चिंतक थे जिन्होंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी थी। हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुसलमानों की आबादी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि हिंदू एक दिन इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात हमेशा इन लोगों की तरफ से कही जाती है। अब ये चूंकि सरकार में है, इसलिए दिखाने के लिए कि हमारे पास कुछ प्रामाणिक जानकारी है, इसलिए उन्होंने ये आयोग वगैरह बना दिए। दरअसल इनके पास आंकड़े पहले से हैं, और ये आंकड़े किस तरह के, अब आप सोचिए जरा, ये आयोग बनाने की इनको क्यों जरूरत थी, जबकि ये जातिगत जनगणना करा रहे हैं? यस सर, यस सर। आप बताइए, जातिगत जनगणना में तो पता लग जाता कितने मुसलमान कहां हैं और उनकी कौन कौन सी जातियां हैं। नाम से ही पता लग जाता है कि ये सब मुसलमान हैं। जातिगत जनगणना में धर्म भी लिखा ही जाता है, पता लग जाता है कितने मुसलमान हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने हिंदू हैं। अब हिंदुओं की भी जो वो जातियां हैं वो जातिगत जनगणना में पता लग जाएंगी। इन्हें आवश्यकता क्या थी अलग से आयोग बनाने की? क्योंकि ये इस चीज के ऊपर फोकस देना चाहते हैं। जातिगत जनगणना जब होके आएगी उससे पहले ही उस आयोग की रिपोर्ट जारी कर देंगे, ताकि उनको चुनाव में आसानी हो करने में। 2027 के चुनाव का नया एजेंडा या उसका एक नया पॉइंट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो अभी गृह मंत्री ने किया है। इससे पहले जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा, वो कह चुके हैं कि मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा जा चुकी है, इससे हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। ये उनके शब्द थे। नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो ये कह चुके हैं, जब उन्होंने नंदीग्राम का चुनाव जीता तब भी उन्होंने ये बात कही थी, फिर उन्होंने भवानीपुर का चुनाव जीता तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे केवल हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं तो हिंदुओं के लिए काम करने वाला हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा जाना चाहिए, उस जान नारे की जरूरत नहीं है, हम विकास उसका करेंगे जिसने हमारा समर्थन किया है, वो कह दिया है उन्होंने। अब आप देखिए, 2 मुख्यमंत्री ने ये कह दिया। तीसरे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी, जो लगातार इस बात पे हवा बना रहे हैं कि मुसलमान अगर सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे तो हम उन्हें देख लेंगे, प्यार से समझाएंगे तो मान लेंगे, नहीं प्यार से समझे तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। पूरा मीडिया ये डिबेट चला रहा है कि कुर्बानी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और डिजिटल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, ये सारी बहस चला रहा है। ये कोई नहीं कह रहा कि 1 करोड़ छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकारमय है और अधर में लटका हुआ है। देश में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जो इम्तिहान होता है, कोई भी इम्तिहान ठीक से नहीं हो पा रहा है, अभी से नहीं, जाने कब से हो पा रहा है। हालत यह है कि जो जिन लोगों को जिन शिक्षकों ने 8 साल पहले अपने इंटरव्यू दिए थे और उनको उसमें इंटरव्यू में पास कर दिया गया था, यानी उनको लगा था उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको 8 साल में कोई नौकरी नहीं मिली है। वो काकरोच की तरह सड़कों पर रेंगने की एक्टिंग करते हुए तस्वीर खिंचा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे जो एक काकरोच जनता पार्टी है, जो दरअसल एक व्यंग है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी हो, उसका कोई दफ्तर हो, वो उसके जैसे ही वो उसकी एक वेबसाइट पर सरकार रोक लगाती है, वो दूसरे खोलते हैं, उसके भी करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के खिलाफ कितना असंतोष है। लेकिन ये लगातार मुसलमान के ऊपर इनका जोर है। सारी समस्या की जड़ मुसलमान है, सारी समस्या की जड़ कोविड है, सारी समस्या की जड़ खाड़ी युद्ध है। मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है, अमित शाह ने कोई गलत काम नहीं किया है, हेमंता विश्व शर्मा ने कोई गलत काम नहीं किया है, शुभेंदु अधिकारी ने कोई गलत काम नहीं किया है, योगी आदित्यनाथ ने कोई गलत काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या हालत है? आप मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ और लखनऊ में हमारे साथी मित्र लोग रहते हैं, संजय जी भी 4 PM का भी हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यस सर। जितनी उत्तर प्रदेश में बिजली की जरूरत है, उतनी इनके पास पावर जनरेशन की क्षमता ही नहीं है इनके पास। और उन्होंने, योगी जी ने इतने दिन से सत्ता में बने हुए और पावर जनरेशन को उन्होंने कुछ बढ़ाया ही नहीं उसको। इस वक्त भयानक गर्मी पड़ रही है, बिजली की खपत अपने पीक पे है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मुसलमान करने में लगे हुए, ये इनकी स्थिति है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी, जनता में इतनी नाराजगी है। अभी एबीपी के रिपोर्टर जो थे वो लोगों से चंडीगढ़ में, दिल्ली में और दूसरी जगहों पे पूछ रहे थे, पेट्रोल पंपों पे कैमरा माइक लिए खड़े हुए थे। हर व्यक्ति कह रहा था, हर महिला कह रही थी कि
मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार बिल्कुल बेकार है, यही शब्द करेगी। 2024 में आप देखिए, 2024 में जब लोगों ने इनको कंजूसी से वोट दिए और ये अपना बहुमत छिन गया इनसे, उस वक्त भी लोग इनके खिलाफ नाम लेके इनकी निंदा नहीं कर रहे थे। अब लोग खुल के नाम लेके इनकी निंदा कर रहे हैं, इतनी इनके खिलाफ नाराजगी है। लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि भाई जितना आप मुसलमान विरोधी हवा फैलाएंगे वही जो है वो काम करेगी आगे, इसके अलावा इनके पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। देखो नहीं सर, इसमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इससे क्या आप ध्यान अब आप भटकाना, आपने कहा कि हम देख रहे हैं आक्रोश कैसा फूट रहा है जनता का, बावजूद इसके आप बार बार इसी चीज पे कहीं फोकस करके नुकसान शायद हो जाना है। अब तो नहीं होना है शायद। अब जिस तरीके से पूरी मुट्ठी खुली हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आपके पास है, तो अब कब तक आप उसका सहारा लेकर इसको बढ़ाते रहिएगा? देखिए, जो एसआईआर का प्रपंच इन्होंने फैलाया है, एसआईआर के प्रपंच से उन्हें बिहार चुनाव जीतने में मदद मिली, एसआईआर के प्रपंच से इन्हें जो बंगाल चुनाव जीतने में मदद मिली। असम में तो एसआईआर हुई नहीं थी। एसआईआर से इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने में भी मदद मिल सकती है, इन्हें पंजाब के चुनाव में भी एसआईआर से कुछ लाभ हो सकता है। ये सब उन्हें एसआईआर से लाभ हो सकते हैं। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि जब जनता की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये सब तिकड़में वगैरह धरी रह जाती हैं, कम पड़ जाती हैं सारी तिकड़में। लोग बहुत खिलाफ होकर आपके खिलाफ बहुत जम के वोट देते हैं, लोग फिर आपको छोड़ते नहीं है। जो अब रुपया कहां पहुंच गया है, रुपया तो 96 पार कर चुका है, 97 की तरफ बढ़ रहा है रुपया। 97 की तरफ बढ़ने का मतलब यह है कि 4-5 महीने के अंदर ही अंदर रुपया, या उससे भी पहले रुपया 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। 100 की मंजिल रुपया पार कर जाएगा। सारे विशेषज्ञों का कहना है कि जब रुपया 100 की मंजिल पार कर जाएगा तो वो एक थ्रेशोल्ड पार कर जाएगा, उसके बाद वो और तेजी के साथ स्लाइड होगा। हो सकता है इस साल के अंत तक रुपया जो है वो 112-13, या इस साल के अंत तक नहीं तो जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान रुपया 112-13 पार कर जाए। ऐसी हालत में क्या होगी आपकी अर्थव्यवस्था की हालत? आपके करेंसी में किसी का विश्वास नहीं होगा, आपके यहां कोई व्यक्ति निवेश करने नहीं आएगा। पति हैं देश के, वो अमेरिका में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, भारत के अंदर वो लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। आंकड़े इस बात को बताते हैं। एफडीआई पहले से ही, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पहले से ही नेगेटिव की श्रेणी में है उसका निवेश। और आपके पास जब जैसे जैसे रुपया और कमजोर होगा, इनको और खर्चा करना पड़ेगा, इनकी हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का बम लगातार टिक टिक कर रहा है, पहले से छोटे छोटे बम फूट चुके हैं, लोग बहुत नाराज हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इनके हाथ से पूरी परिस्थिति निकलती जा रही है। और खुद इन्हीं के सलाहकार जो इनकी प्रशंसा में हमेशा रहते थे, वो बार बार कह रहे हैं अखबारों में लिख लिख के कि भाई कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि ये सब रुक जाए मामला। लेकिन सरकार के पास न कुछ करने के लिए है और ना उनके पास कोई ऐसी योजना है जिसके जरिए ये भविष्य में अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को थाम सकें। जब अर्थव्यवस्था इस तरह फ्री फॉल में जाती है, लगातार तेजी के साथ गिरती है, तो व्यवस्था में, प्रणाली में, सरकार में लोगों का विश्वास कम हो जाता है, निराशा फैलती है। और उस वक्त कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है जो कि हम लोग नहीं चाहते कि देश में घटित हो। अवैध आपने वो 1 करोड़ जो हमारे विद्यार्थियों की बात की, चाहे नीट के रहे हो, सीबीएसई के रहे हो, बाकी और भी हैं जिनको रोजगार मिलना था, आपने एग्जाम ले लिए, नहीं किया। अब हर ये हो रही है जो मोदी, ये तो मेरे ख्याल से सीबीएसई का ही आंकड़ा कुल मिला के हो जाता है इतना। हाँ वो भी सर, और उसके साथ साथ दूसरा वो भी है आपका जो ये जो नीट के बच्चे भी हैं, और सीबीएसई तो है ही नहीं। इसमें सवाल ये है कि वो इस हद तक चली गई है जो गोदी मीडिया है या जो सरकारी मीडिया है, कि वो पाकिस्तानी जैसे उन बच्चों को जो अपनी एग्जाम को ठीक करने के लिए उसी छोटे से बच्चे को टीवी पे देख रहा था एक कार्यक्रम में सर। उसको बताइए, इन्होंने एक तो उसको नंबर नहीं दिए, उसकी कॉपी ठीक से नहीं जांची। जब उसने शिकायत की, उसकी कॉपी आई तो पता चला कि उसके ऊपर जहां लोग अपना रोल नंबर वगैरह लिखते हैं वो तो उसके हैंड राइटिंग में था। उसने पाया कि नीचे जो कॉपी है वो तो उसकी है ही नहीं, वो किसी और की है। जब उसने उसकी शिकायत की तो ये दूरदर्शन का एक एंकर है, अब क्या उसके बारे में कहें, वो तो पत्रकारिता के नाम पे शर्म है, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में।
उसके घर में कोई शादी वादी हुई थी तो नरेंद्र मोदी तक गए थे उसके घर में, ये हालत है। इतना वो नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा है, उसने उस बच्चे को पाकिस्तानी करार दे दिया। ना? आप सोचिए मतलब किस प्रकार के लोग हैं ये कैसे लोग इस देश को चला रहे हैं। मतलब ऐसा क्या, ऐसा शिक्षा मंत्री या पूरा शिक्षा का सिस्टम यदि फेल है तो इसमें कम से कम यहां तो अब आपको पसीजना होगा, आपको जो आक्रोश है उसको समझना होगा। आप कोई कदम ही नहीं उठाना चाहते, किसी के बारे में कोई आप सवाल नहीं कर सकते। सवाल कीजिएगा तो आप देशद्रोही या इस तरीके से ब्लेम कर दीजिएगा, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे और मोदी सरकार या पूरे का पूरा कुनबा सिर्फ और सिर्फ इसी में लगा हुआ है कि कैसे आपको एक बात बताएं, टीवी के ऊपर केसी त्यागी साहब को एंकर साहब ने बुलाया कि आइए आप शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी हो रही इसके ऊपर टिप्पणियां कीजिए। तो केसी तिवारी पहले तो नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार की पार्टी ने उनको निकाल दिया तो वो उनके साथ चले गए, आरएलडी के साथ हैं आजकल वो, मतलब जयंत चौधरी की पार्टी के साथ हैं। तो उन्होंने फौरन आंकड़े पढ़ना शुरू किए कि शिक्षा एक व्यवसाय में बदल चुका है, इसमें ये है वो है, ये सब फलाना ढिकाना पड़ चुकी है। अच्छा, तो क्या ये शिक्षा व्यवस्था कोई अदृश्य शक्तियां चला रही हैं, इनके बारे में केसी त्यागी को पता नहीं? कौन चला रहा है शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान चला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के नेता कौन है? मोहन भागवत है। शिक्षा मंत्रालय एकमात्र ऐसा मंत्रालय है सरकार का जिसका 100% चार्ज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही तय करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, कौन कुलपति बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा, किसकी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति होगी, सब कुछ वही तय करते हैं। और सबसे ज्यादा खराब किस विभाग की हालत है? शिक्षा विभाग की हालत है। ये देखिए, और ठंडे ठंडे सब बैठे हुए हैं, संघ भी ठंडा ठंडा बैठा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को देख के लगता ही नहीं कोई दिक्कत है, किसी की दिक्कत है। गेटवे वो क्या है, वो उनका जो राशि प्रॉपर आ जाए उसमें जुटे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं वो। हाँ, मतलब वो पेमेंट गेटवे ठीक कीजिए, हाँ जी, वो सीबीएसई का पेमेंट गेटवे ठीक कीजिए, इस काम में लगे हुए हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं। पता नहीं इस देश को इन लोगों से कब मुक्ति प्राप्त होगी। 1 करोड़ जो बच्चे, क्या ये सारे, मतलब आप इसमें तो उन्हीं के लोग जो इन्हीं के, जो कह लीजिए क्या वो जो प्रशंसक कह लीजिए, जो भक्त अंधभक्त, उनके बच्चे, सबके बच्चे हैं, सारे लोग सफर कर रहे हैं, सब और सबको नुकसान हो रहा है। अबे सर ये जो कहीं जो निकला है पश्चिम बंगाल से, जो ममता बनर्जी जी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर उनकी ओर से आया, कहीं अब लग रहा है चीजें, तो ये सब चीजें भी हैं कि इसको अब कहीं कैसे डिफेंड करना है। तो इसके लिए जो एजेंडा नए जहां से मैं शुरू किया था कि ये जो आया है एक्स की, हम इसका जो है पूरा का पूरा अध्ययन कराने जा रहे हैं, ये तो इसको क्या इसको जोड़ सकते हैं, कैसे इसको कनेक्ट किया जा सकता है, इस पे भी कमेंट। देखिए, ममता बनर्जी ने जो अपील की है वो अपील बिल्कुल बेकार हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं और इस वक्त उनकी पार्टी अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। उनके एमएलए उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनके एमपी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालत यह है कि अभी फलता में जो चुनाव हुआ था उनमें उनके उम्मीदवार ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। 1 लाख वोटों से उनका पार्टी का उम्मीदवार हार गया। उसके बाद में नंदीग्राम से जो ना उपचुनाव होना है, जहां से शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है सीट से, क्योंकि वो भवानीपुर से रहना चाहते हैं एमएलए। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। तो इस वक्त ममता बनर्जी की पीठ दीवार से लगी हुई है और वो जिस परिस्थिति का सामना कर रही हैं उसमें हो सकता है कि उनकी पार्टी का आकार अगले 6 महीने में श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए पूरी तरीके से पार्टी का आकार। बंगाल में ऐसा ही होता है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी तो भाजपा का आकार भी सिकुड़ गया था पूरी तरीके से। भाजपा में जो लोग गए थे टीएमसी छोड़ के, वो सब माफी मांगते हुए सब टीएमसी में वापस चले आए और भाजपा में कोई उस वक्त जाने के लिए तैयार नहीं था, ये हालत थी। अच्छा, ममता बनर्जी का उस वक्त का अगर आप पूरा रवैया देखें, उस वक्त ममता बनर्जी किसी को लिफ्ट नहीं देती थी, किसी से बात नहीं करती थी, किसी को 1 सीट देने के लिए तैयार नहीं थी, कांग्रेस को अपने ठेंगे पे मारती थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड ये बताता है कि इंडिया गठबंधन न बन पाए 2024 से पहले, इसके लिए उन्होंने बहुत सी कलाबाजियां खाई। उन्होंने नीतीश कुमार को उसका संयोजक नहीं बनने दिया, कुछ नहीं, विपक्ष की एकता ममता बनर्जी ने होने ही नहीं दी।
अगर कोई एक व्यक्ति विपक्ष की एकता होने न देने का जिम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी उस लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम आएगा। ये घड़ियाली आंसू है, कह सकते हैं इसको अब इस वक्त जो है। नहीं, घड़ियाली नहीं है, मजबूरी के आंसू हैं उनके। ये आंसू तो उनकी मजबूरी के हैं, ये नकली आंसू नहीं है, वास्तव में रो रही हैं वो हैं। अच्छा, तो अब वो चाहती हैं कि अचानक सब देश की पार्टियां, देश की सारी पार्टियां मिलकर जो है उनके साथ खड़ी हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करने लगे। सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करना चाहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की अपील पे कोई जमा नहीं होगा, मेरा मानना यह है। ममता बनर्जी को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा और उन्होंने जो अपनी राजनीति खेली है उस राजनीति का कुछ ना कुछ तो खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा ममता बनर्जी को। बिल्कुल, मैं 2 सवाल में खत्म करता हूँ। एक तो जो आपने कहा, इस समय यदि कोई देश में उम्मीद की किरण दिखती है जिस तरीके से, उसमें राहुल गांधी ही मुख्य तौर पर है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाने में असमर्थ है। एक आध नेता फोड़ लो इधर उधर से, वो बात दूसरी है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ था वो दरअसल कांग्रेस को हुआ था। उसकी सीटें दूनी हो गई थी कांग्रेस की। कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी, लेकिन वो वक्त अभी नहीं आया है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व में विपक्षी ताकतों को जमा करे। अभी तो थोड़ा कांग्रेस भी टटोल रही है कि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके प्रति उसका रवैया क्या हुआ। अब डीएमके से उसका नाता टूट गया कांग्रेस का जी। कांग्रेस टीएमसी के साथ जुड़ते वक्त होशियार रहना चाहती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के बारे में भी तरह तरह की उहापोह कर रही है, तरह तरह की अंदर उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अभी कांग्रेस के लोग मायावती के दरवाजे चले गए थे, मायावती ने उनको दरवाजे से ही भगा दिया, वो काफी अपमानित किया उनको और वो चले आए वहां से। तो कांग्रेस को इस प्रकार की हरकतें करने से पहले भी सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है, क्या किया जाए। इस बात पे भी चर्चा है कि वो लोग अपनी मर्जी से गए थे या हाईकमान की संस्तुति उसके पीछे थी, ये भी अभी ठीक से नहीं पता है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई हाईकमान के कहे बिना कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि वहां चला जाए। तो कुछ तो हाईकमान नहीं टटोलने के लिए उनको भेजा होगा। कांग्रेस के अंदर एक लॉबी भी है जो लगातार इस बात पर जोर देती रहती है कि कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ कर लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार की एक कांग्रेस में लॉबी भी है। तो कांग्रेस जो है, जो कि विपक्षी एकता का मुख्य एंकर है, वो टटोल रही है सब। तो कांग्रेस ही जब कदम उठाएगी, कांग्रेस जब अपील करेगी, तब पार्टियां जमा होंगी। ममता बनर्जी भी तब उस मीटिंग में भाग लेने आएंगी। ममता बनर्जी की अपील पे कोई जमा होने वाला नहीं। अभय सर, एक तो देखिए केरल में बहुत खूबसूरत मूव रहा राहुल गांधी का, ये माना कि उन्होंने वहां जो जनता की आवाज को तवज्जो दी, ये निकला, वहां बहुत सारी चीजें थी। अब ये जो कर्नाटक से कुछ चीजें उठ रही हैं, तो कर्नाटक में क्या कुछ नुकसान जैसा कुछ, जैसे आज भी बैठ के भी, हालांकि कांग्रेस ने बाद में साफ किया कि ये फायदा तो क्या होगा, कर्नाटक में नुकसान तो हो ही सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां सरकार चलाई है, वो कोई, मैं नहीं मानता हूं कि बहुत कोई चमकदार सरकार चली है वहां पे, मैं नहीं मानता हूं। मैं जो सीएम की कुर्सी की लड़ाई थोड़ी सी उसको, जैसे आज भी था कि नहीं। अब अगर मान ली, अब कांग्रेस आला कमान अगर कहता है भाई शिव कुमार को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, तो जो ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं सिद्धरमैया, वो खैर उन्हें मानना पड़ेगा, लेकिन वो मुस्मुसा जाएंगे और फिर वो असहयोग करेंगे और तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे पता नहीं, क्या तिकड़म करेंगे, वो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं कोई अपने आप में, ठीक है नहीं। और अगर उन्हीं को बनाए रखा जाता है तो शिव कुमार समझ जाएंगे कि ये हमारा अब कोई दांव है नहीं, तो पता नहीं वो क्या कदम उठा लें। तो वो बहुत आला कमान बहुत संकट में है और आला कमान कोशिश कर रहा है समस्या को हल करने की। मुझे कांग्रेस आला कमान की क्षमताओं पर हमेशा शक रहता है। अच्छा, मैं अंतिम सवाल करूंगा। एक तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू है, साल भर में चली, जिससे बहुत तिलमिलाहट पैदा हुई है, जिसको आपने देखा कैसे हुआ। और दूसरा, जो अगले साल जो 7 विधानसभा है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है, इधर आइए तो हिमाचल और पंजाब जैसे भी कुल 7 जो वो है, मणिपुर भी है। तो पंजाब में भी बड़े गुंतारों के लिए ये कहीं दिख रहा है। और बाकी अगर हम ओवरऑल कहें तो किसको कैसे, अभी जो आज की सूरत है, क्या क्या मूव आप संभावना देख पा रहे हैं, और जो सरकार चली जाएगी? देखिए, मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण हर चुनाव होता है, ये बात सही है। यस सर। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार लोकसभा में बीजेपी खासी बड़ी पराजय हुई थी बीजेपी की। क्या वो पराजय फिर से दोहराई जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में पराजय जो हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था
कि एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ा अनमना था, दूसरे योगी जी ने भी बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए उतने प्रयास नहीं किए, इतने प्रयासों की उनसे उम्मीद थी। तो कुछ अंदरूनी फूट भाजपा में काफी थी। क्या ये अंदरूनी फूट जो अभी भी है, क्या विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगी, या विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ये दोनों पक्ष आपस में अस्थायी सही लेकिन एक गठजोड़ कर लेंगे आपस में? मुझे लगता है कि ये लोग गठजोड़ कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। और राष्ट्रीय सिनेरियो में जो इनकी ये है कि राहुल गांधी की ये उल्टी गिनती है मोदी की, तो उसको भी देखिए, ये राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें सच्चाई भी है और सच्चाई नहीं भी है। सच्चाई ये है कि भाजपा का वक्त खराब चल रहा है, मोदी जी विचलित तो परेशान है, भाजपा भी विचलित तो परेशान है, लेकिन ये मानना कि भाजपा की सरकार 1 साल में गिर जाएगी, ये मैं नहीं मानता। उसका कारण ये है कि न तो संघ परिवार के पास कोई मोदी जी का विकल्प है, ना बीजेपी के पास कोई मोदी जी का विकल्प है, और विपक्ष कोई इतना शक्तिशाली है नहीं कि अभी मोदी जी को पटखनी देने के लिए बिल्कुल कमर कस के मैदान में खम ठोक के उतर आया हो। तो अभी ठीक है, विपक्ष की राजनीति को उत्साह देने के लिए उनकी बात ठीक है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति के लिहाज से मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ घटित होने वाला है। अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अभय सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें जो हैं उसको डिकोड किया, आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आप अभय दुबे जी को सुन रहे थे और जो मूल विषय यही था कि देश में कितने सारे संकट हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार, या जो दूसरे इंजन है, मोदी जी जो डबल इंजन की बात करते हैं, वो सारे इंजन, उन्हें पता है कि उनकी स्थिति आज क्या है, कैसे वो दौड़ पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर वो ना दौड़ पाए वो अपनी जगह है, लेकिन वो दौड़ने की एक दिखावट और दूसरी चीज कि वो हिंदू मुसलमान करके अपनी जो गुटियां लाल करने के मूड में जो अभय सर बार बार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसा कुछ है। एक कुल मिलाकर संकट ही संकट है, ये इस चर्चा से निकल कर आता है। चर्चा यहीं विराम दूंगा और अंत में हम जो कहते हैं कि आपकी अपनी जो राय हो पूरी चर्चा को सुनने के बाद तो उस पर टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।